कक्षा 10 के लिए संस्कृत व्याकरण में आज हम उपसर्ग का टॉपिक लेते हैं। उपसर्ग धातु से पहले उपसर्गों को जोड़कर हम नए क्रियापदों का निर्माण करते हैं। धातु से पहले उपसर्ग जोड़कर उपसर्ग का प्रयोग करने पर धातु के अर्थ में विशेषता आ जाती है। कहीं धातु का अर्थ परिवर्तित होकर एक नया अर्थ प्रकट करता है, अर्थ का विलोम हो जाता है और इस प्रकार अर्थ में सौंदर्य आ जाता है। तो धातु से पहले हम उपसर्ग को जोड़ते हैं, अर्थात उपसर्ग की परिभाषा है उपसर्ग की परिभाषा वह शब्दांश जो किसी क्रिया से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। या उसमें सुंदरता ला देते हैं, उसे उपसर्ग कहलाते हैं। वह शब्दांश जो किसी क्रिया से पहले जुड़कर, हमेशा ध्यान रखना है, क्रिया से पहले उपसर्ग जुड़ता है, क्रिया से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसमें सुंदरता ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ये उपसर्ग की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अब देखिए, इसको परिभाषा के अनुसार समझते हैं। वह शब्दांश जो किसी क्रिया से पहले जुड़ते हैं, जैसे आप देख लो, हार धातु, वे उपसर्ग जुड़ गया तो बन जाएगा विहार। सम धातु, सम उपसर्ग, हार धातु जुड़ गई तो बन गया संघार। प्रय उपसर्ग, हार धातु जुड़ गई तो बन गया प्रहार। परि उपसर्ग, हार धातु जुड़ गई तो बन गया परिहार। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने अभी आपको सिर्फ परिभाषा समझाने के लिए बताया है। एक ही धातु लिखी है सब जगह हार, वो इसलिए लिखी है कि परिभाषा कहती है, ध्यान से समझिए, वह शब्दांश जो किसी क्रिया से पहले जुड़कर, क्रिया से पहले आ रहे हैं, वी पहले आया, सम पहले आया, प्रय पहले आया, परि पहले आया, पहले जुड़कर उसके अर्थ में ही परिवर्तन कर देते हैं, अर्थ को बदल देते हैं। उपसर्ग जुड़ते ही इसका अर्थ परिवर्तन हो गया, विहार का अर्थ परिवर्तन चेंज हो गया, संघार का अर्थ चेंज हो गया। हार का मतलब होता है हरि धातु यानी हरण करना, हरि धातु का मतलब होता है, हार का मतलब होता है हरि धातु होती है, इसमें मूल
जिसका अर्थ होता है हार। ह्री धातु से हार बनता है जिसका मतलब होता है हरण करना। तो विहार, प्रहार, प्रहार का मतलब चोट, है ना। और विहार का मतलब भ्रमण, इसका मतलब हो जाता है भ्रमण, घूमना, मारना, श्रृंगार करना और विनाश करना। परिहार का मतलब बचाव करना, निराकरण या बचाव, निराकरण या बचाव। अब यहीं से चीजें समझने की है कि सबके पीछे मैंने अभी हार जोड़ा है। हार ह्री धातु का हार, हरण करना, लेकिन उपसर्ग चेंज होते ही अर्थ चेंज हो गया। वी जुड़ा तो भ्रमण हो गया, विहार हो गया। सम जुड़ा तो श्रृंगार हो गया, मारना हो गया। प्रे जुड़ा तो प्रहार बन गया, चोट लगना हो गया। परि जुड़ा तो निराकरण या बचाव हो गया। आ प्लस हार तो क्या बन जाएगा, आहार, भोजन करना हो जाएगा। आहार का मतलब भोजन करना, खाना, भोजन। आहार का मतलब भोजन हो गया। अब देखिए, विहार है, श्रृंगार है, प्रहार है, परिहार है, आहार है, सबका अर्थ अलग अलग है। सब में धातु ह्री धातु है। ह्री धातु, ये ह्री धातु, ह्री धातु से हार बना है। पट से पट्टी बनता है, चल से चलती बनता है, उसी प्रकार ह्री धातु से हार बना है। तो सभी जगह हार धातु जोड़ के उपसर्ग आगे लगाते ही क्रिया के अर्थ में, धातु के अर्थ में परिवर्तन हो गया। तो इसीलिए संस्कृत व्याकरण में कहा गया, एक श्लोक कहा गया है, जो आपके उपसर्ग वाला चैप्टर है कक्षा 10th में, जो पीछे ग्रामर दे रखी है, उसके उपसर्ग के चैप्टर में ये श्लोक मैं बोल रहा हूँ, जो आपके उसमें है, बुक में दिया हुआ। उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते। उपसर्ग के द्वारा, उपसर्ग का प्रयोग करने से धातु का अर्थ बलपूर्वक बदल जाता है। उपसर्गेण धात्वर्थो, उपसर्ग का प्रयोग करने से धातु का अर्थ, धात्वर्थो का मतलब धातु का अर्थ, बलाद अन्यत्र नीयते, बलपूर्वक बदल जाता है। उसके नीचे श्लोक में लाइन लिखी हुई है, ये उदाहरण लिखे हुए हैं, विहार, प्रहार, सहार, परिहार, आहार, वत। नीचे ये उदाहरण लिखे हुए उसी श्लोक के नीचे। यानी उपसर्ग का प्रयोग करने से धातु का अर्थ बदल जाता है। और नीचे ये सारे उदाहरण व्याकरण में लिखे हुए हैं, उस श्लोक में नीचे ये उदाहरण लिखे हुए हैं, परिहार, विहार, सहार, परिहार, आहार, वत। ये आपकी किताब में श्लोक उपसर्ग वाले चैप्टर में दिया हुआ है, यही उदाहरण लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उपसर्ग लगाते ही कोई भी धातु का अर्थ परिवर्तन हो जाता है। उपसर्ग लगते ही अर्थ परिवर्तन होता है, ये बात समझाने की। अब जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण में कितने उपसर्ग होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। यह आप सबको पता है कि संस्कृत में 22 उपसर्ग फिक्स है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है। 22 का मतलब द्वाविंशति। द्वाविंशति का मतलब होता है 22 होती है। यानी संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 22 होती है। 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में। उपसर्ग, उपसर्गों, उपसर्गों, संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22 यानी द्वाविंशति, 22 को बोलते हैं। विंशति यानी 20, एक विंशति, 21, द्वाविंशति 22, इसके संस्कृत है ये। अब कौन कौन से होते हैं देखिए, प्रे, प्रा, प्रे, प्रा, अप,
सम प्रे प्रा अप सम अनु अव निस निर प्रे प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दूर दुस दूर वी आंग वी आंग नी अधि वी आंग नी अंग में आ शेष रहता है, आ बसता है। वी अंग नी अधि नी अधि आपी आती सु क्या आगे आ जाएगा उत उत अभि प्रति सो उत अभि प्रति परि और उप परि 22 नंबर देता हूं। अब ये संस्कृत व्याकरण में आपके 22 उपसर्ग होते हैं। प्रे प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दूर वी आंग आंग में केवल आ शेष बचता है, आंग या फिर आ भी बोल सकते हो। नी अधि आपी अति सु उत अभि प्रति परि उप। तो इस प्रकार सबसे पहले जो ऊपर से पहले मैंने शुरुआत की सामान्य परिभाषा उपसर्ग की और उपसर्ग क्या होता है वो समझाया गया वो चीज। उसके बाद ये 22 उपसर्ग के नाम ये आपको याद रखने हैं। अब लेते हैं इसके आगे। अब बात आती है उपसर्ग का जो सवाल आता है हमारे एग्जाम में वो हम अर्थ के द्वारा आराम से हल कर सकते हैं। और उपसर्ग का अगर अर्थ आता है तो हमें व्याकरण में कई जगह परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। खाली उपसर्ग के चैप्टर में नहीं, हमें कई बार कोई भी संस्कृत के सेंटेंस को पढ़ने के लिए, कोई पैसेज को समझने के लिए अगर उपसर्ग का अर्थ आ रहा है, कोई उपसर्ग का सेंटेंस है, वहाँ पे उपसर्ग का वर्ड है और उपसर्ग का अर्थ आ रहा है तो हमें उसको समझने में बिल्कुल आसानी होती है। इसलिए हमें उपसर्ग का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला उपसर्ग है प्रे। अब प्रे जो उपसर्ग है उसका अर्थ है आपके हिंदी अर्थ प्रकर्ष उत्तम अधिक। प्रकर्ष उत्तम अधिक, ये प्रे उपसर्ग का आपके अर्थ है। ये प्रे उपसर्ग है और सामने उसका अर्थ है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं प्रभवती यानी समर्थ होता है। जैसे उदाहरण ले लिया प्रभवती, अब इसका अर्थ क्या हो गया? समर्थ होता है, समर्थ होता है। तो हमें
उपसर्ग का अर्थ आना चाहिए। ये जो प्रकर्ष, उत्तम और अधिक लिखा है ये आना चाहिए। अब देखो यहाँ उदाहरण में, या मैंने लिखा उदाहरण या हिंदी अर्थ, ये उदाहरण। अब देखिए यहाँ पे प्रभवती, भवती, भवती, भवते, भवन्ति, भू धातु का भवती, भवते, भवन्ति बनता है। अब इसके आगे प्र जुड़ गया। भवती का मतलब तो खाली होता है। भू धातु भवती का मतलब होता है होता है, भू धातु होती है। अब इसमें प्र उपसर्ग जुड़ गया तो प्रभवती समर्थ होता है, अर्थ चेंज हो गया। क्या अर्थ हो गया? समर्थ होता है। तो देखिए आप प्र उपसर्ग लगते ही भवती के आगे उसका अर्थ परिवर्तन हो गया। यही तो उपसर्ग है। उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते। उपसर्ग का प्रयोग करने से धातु का अर्थ बलपूर्वक बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे हमने कारक पढ़ा, कारक में आपके अपादान कारक में हमने पढ़ा था गंगा हिमालयात प्रभवती। गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। तो निकलने में क्या है? समर्थ है। देखो इसका अर्थ हो गया समर्थ है। तो प्रभवती का मतलब होता है समर्थ होता है। गंगा हिमालय से निकलती है तो प्रभवती का अर्थ हो गया समर्थ होता है। तो इस प्रकार कारक के चैप्टर में और सेंटेंस को समझने में, किसी पैसेज में उपसर्ग का जो अर्थ आता है कई जगह हमारे लिए व्याकरण को समझने में उपयुक्त होता है। तो अर्थ आना बहुत जरूरी है। अब सीधा सा जैसे आ जाता है कि प्रभवती में कौन सा उपसर्ग है? प्र उपसर्ग है। ये तो आप करते ही हो, ये तो आप जानते ही हो। जैसे आ गया संगार, सम उपसर्ग है। विहार का वि उपसर्ग है। अनुच्छेद का अनु उपसर्ग है। अधिकार का अधि उपसर्ग है। कि प्रत्येक के प्रति उपसर्ग है। कि निर्जने तो निर उपसर्ग है। दुर्जने के दुर उपसर्ग है। ये तो आप जानते ही हो। परोपकार पर उपसर्ग है ना, जो पर इसमें नहीं आता है। जैसे कह दिया परिवार या आपके उपकार तो उप उपसर्ग हो गया। पर उपसर्ग नहीं आता इसमें। रे परा आता है, पर नहीं आता। जैसे कह दिया पराधीन, पराधीन सपने में सुख नाई। दूसरों के अधीन रहने वाले व्यक्ति को कभी सुख प्राप्त नहीं होता है। तो पराधीन सपने में सुख नाई, पराधीन शब्द आ गया तो परा उपसर्ग हो गया उसमें। ये तो आप देख ही लेते हो, ये तो आप ही समझ लेते हो कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, अगर 22 उपसर्ग का नाम याद हो तो। लेकिन ये अर्थ जानना बहुत जरूरी है, अर्थ का मालूम होना बहुत जरूरी है। जैसे प्रभवती बना, प्राचार्य बन जाएगा। प्रे का और क्या बन जाएगा? प्राचार्य। प्र प्लस आचार्य, प्राचार्य। प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक, प्राचार्य का। तो ये दोनों उदाहरण प्रे के हो गए आपके। अब लेते हैं जैसे हम दूसरा परा, परे, प्रे, प्रा। इसमें देखिए आप विरुद्ध या तिरस्कार, इसका अर्थ होता है विरुद्ध, खिलाफ या तिरस्कार, अपमान। विरुद्ध का मतलब खिलाफ, तिरस्कार यानी अपमान। अब जैसे इसका बन जाता है आपके पराभवती, पराजयते, पराभवती, पराजयते, पराभवती या पराजयते। पराजित करता है, तिरस्कार करता है, पराजित होता है। तिरस्कार करता है, तिरस्कार करता है और पराजित करता है, पराजित होता है। तो पहले का पराभवती का हो गया आपके तिरस्कार करता है और दूसरे का पराजयता का अर्थ हो गया पराजित होता है। तो परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? विरुद्ध या तिरस्कार। अब पराभवती, परा उपसर्ग जुड़ गया भू धातु के आगे। अब देखो भवती, भू धातु के आगे प्र उपसर्ग जुड़ा जब तो अर्थ क्या हो गया? समर्थ होता है। और यहाँ भवती के आगे ही परा उपसर्ग जुड़ गया नंबर 2 वाला, तो
अर्थ परिवर्तन हो गया, क्या हो गया, तिरस्कार करता है, क्योंकि परा उपसर्ग का अर्थ क्या है, या तो विरुद्ध होगा या तिरस्कार होगा। उपसर्ग जुड़ रहा है उसी धातु में, जैसे आपको हार वाली बताई सारी, सबके आगे हार, हिरी धातु का हार यानी हरण करना, सबके आगे हार जोड़ा था, लेकिन आगे उपसर्ग अलग अलग थे, कहीं वी लगा था, कहीं सम लगा था, कहीं पे आपके विहार प्रे लगाया था, प्रहार बना था, आहार आ लगाया था उपसर्ग, यानी उपसर्ग लगाते ही अर्थ परिवर्तन हो जाता है। तो पराभक्ति, भक्ति के आगे परा जोड़ दिया तो क्या अर्थ हो गया, तिरस्कार करना हो गया, तिरस्कार करता है। जयते, जयते जयते जयन्ते, सेवते सेवेते सेवन्ते, जी धातु का आत्मनेपद में बनता है जयते, जी धातु कल कारक में पढ़ा था, जी धातु, जी धातु का मतलब होता है जीतना, द्विकर्मक धातु वाले में कर्म कारक में पढ़ा था, तो जी का मतलब होता है जीतना, तो आत्मनेपद में जयते जयते जयन्ते, तो जयते जीतना धातु के आगे प्रा उपसर्ग लगा दिया तो इसका अर्थ हो गया पराजित होता है, पराजयते, ये अर्थ परिवर्तन होना। देखिए अब है तीसरा प्रे प्रा अप, अप का अर्थ होता है विपरीत, 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 पश्चात, विपरीत, पश्चात, हद, विपरीत, पश्चात, हद, हद, दूर, अनुचित, हीन, दूर, अनुचित और हीन, ये इतने सारे देखो इसके अर्थ होते हैं। अब उपसर्ग के इतने सारे अर्थ हैं, यानी विपरीत, अब जहां लगता है उसका अर्थ हो जाता है विपरीत, आगे उपसर्ग जुड़ते हैं किसी भी धातु का आगे, विपरीत, पश्चात कई जगह अर्थ हो जाता है हद, दूर, अनुचित और हीन, इतने सारे अर्थ होते हैं अब उपसर्ग के कार्य। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं उपसर्ग का अर्थ पता होना बहुत जरूरी है, कौन सी धातु लगी और क्या अर्थ चेंज हो गया। कोई भी धातु, अलग अलग धातु है, पाटल, लिक, चल, हंस, वद, गम, अनेक प्रकार की जो धातु है वो लगते ही अर्थ अलग अलग हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, इतना सारे अर्थ होता है। देखो आपका जैसे अपनैति, नए धातु क्या है, अपनैति, नैति धातु है, नी धातु है, जिसका अर्थ हो जाता है दूर करता है, दूर करता है। अब देखिए यहां पे अपनैति यानी अब उपसर्ग जुड़ा है आगे, धातु क्या है, नी धातु, नी धातु का मतलब होता है ले जाना। कल हमने जो कारक वाला चैप्टर था उसमें द्विकर्मक कर्म कारक में नियम पढ़ा था, द्विकर्मक धातु है, दु है, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, ब्रू, सा, जी, मत, नी, जी, ये धातुएं पढ़ी थी, द्विकर्मक धातु कर्म कारक में। तो देखिए वहां पे नी धातु जिसका अर्थ होता है ले जाना, वहां पे कर्म कारक में, तो नी ले जाने का नयति, नयते, नयंती, पढ़ती, पढ़ते, पठंती, आगे उपसर्ग जुड़ गया तो शब्द बन गया अपनैति, तो अर्थ चेंज हो गया, क्या हो गया, दूर करता है। बलपूर्वक अर्थ को बदल देता है, उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते, उपसर्ग का प्रयोग करने से धातु का अर्थ बलपूर्वक बदल जाता है। तो देखिए यहाँ नी धातु के आगे अब उपसर्ग जोड़ते ही अर्थ हो गया दूर करता है, अर्थ बदल गया। जैसे इसका और लेते हैं अपन उदाहरण, अपहरति, अपहरण करता है, अपहरति, अपहरति, अपहरण करता है, अपहरण करता है। हिरी धातु, हिरी धातु का हरति, हरते, हरंती, हरण करता है, और यहां अब जोड़ दिया तो क्या बन गया, अपहरति, अपहरण करता है, अर्थ परिवर्तन हो गया, उपसर्ग आगे जोड़ते ही अर्थ परिवर्तन हो जाता है।
अगला है प्रे प्रा अप सम उपसर्ग। अब देखिए सम उपसर्ग का अर्थ होता है समीप, मिलकर, समीप, मिलकर, अत्यंत, अच्छा और नाश, अत्यंत अच्छा और नाश। अब देखिए सम उपसर्ग के कितने अर्थ हैं? समीप, मिलकर, अत्यंत, अच्छा और नाश। इस सम उपसर्ग के सारे अर्थ हैं। अब देखते हैं इससे क्या बनता है। संगति, श्रृंगार करता है, श्रृंगार करता है, मारता है, श्रृंगार का मतलब मारना, श्रृंगार करता है, मारता है, समहर्ती। सम उपसर्ग जुड़ गया आगे हर्ती में है व्यंजन है, तो आपको संधि में बताया गया मौन स्वर है। अगर आगे व्यंजन हो तो मैं के स्थान पे अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार संधि का नियम। तो हर्ती का है व्यंजन है, इसलिए मैं के स्थान पे हमने क्या कर दिया है, से के ऊपर अनुस्वार कर दिया, इसलिए बना है संगहर्ती, श्रृंगार करता है, मारता है, जिसका अर्थ होता है। तो सम उपसर्ग जुड़ गया है। देखो नाश करना, किस अर्थ में हो गया ये? नाश करने का अर्थ। इतने सारे अर्थ होते हैं, देखो समीप, मिलकर, अत्यंत, अच्छा और नाश। तो यहाँ पे हो गया नाश करना, संगति। सगच्छन्ते, साथ जाता है, समगच्छन्ते, गच्छते, समगच्छते, साथ जाता है। सगच्छते का मतलब हो गया साथ जाता है, समगच्छते, समगच्छते का अर्थ हो गया साथ जाता है। सम उपसर्ग जुड़ गया और आगे गच्छते जुड़ गया, जिसका अर्थ होता है साथ जाता है। खाली गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, गम धातु का अर्थ होता है जाता है, और सम उपसर्ग जुड़ते हैं क्या हो गया? साथ जाता है, अर्थ चेंज हो गया। अगला है पांचवा अनु। अनु उपसर्ग का अर्थ होता है पीछे, समान, अनुसार, पीछे, समान, अनुसार, पीछे, समान, अनुसार। अनु ने विनय करना, अनु ने विनय करना, अनु ने विनय करना, विनय करना। तो इतने सारे इसके अर्थ हो गए। अनु उपसर्ग का अर्थ हो गया पीछे, समान, अनुसार, अनु ने रिक्वेस्ट करना, विनय करना, आदर करना, अनु ने करना, रिक्वेस्ट करना। तो इतने सारे इसके अर्थ हो गए। जैसे इसके उदाहरण बनाते हैं। अनुचरती, पीछे चलता है, अनुचरती, इसका अर्थ हो गया पीछे चलता है, पीछे चलता है। अब देखिए यहाँ चर धातु, चर धातु का अर्थ होता है चरना, चरती, चरते, चरंती। और आगे जुड़ गया अनु उपसर्ग, तो अनुचरती, तो अर्थ बिल्कुल ही बदल गया, अर्थ ही चेंज हो गया, पीछे चलता है, अनुचरती, पीछे चलता है। अनुवाद बनाते हैं तो भी ये चीजें काम आती है, तो अर्थ आना बहुत जरूरी है। आगे है अनुकरोति, अनुकरण करता है, अनुकरोति,
अनुकरोति का मतलब अनुकरण करता है, अनुकरण करता है। अनुकरण करता है, पीछे पीछे बोलता है। अनुकरण करने का मतलब पीछे पीछे बोलना। हम कुछ भी बोल रहे हैं, श्लोक बोल रहे हैं, आप पीछे पीछे बोल रहे हैं श्लोक को, तो उसको बोलते हैं अनुकरण करना। अनुपसर्ग है क्री धातु, देखो करोति कुरुतः कुर्वन्ति, क्री धातु का मतलब होता है करना। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुतः कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्मः, लट लकार वर्तमान का। तो क्री धातु में करोति बनता, अनुपसर्ग आगे जुड़ गया, तो देखो अर्थ ही बदल गया। क्या अर्थ हो गया? अनुकरण करता है, पीछे पीछे बोलता है, पीछे पीछे चलता है, तो बिल्कुल अर्थ परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार जो उपसर्ग है, जैसे प्रे का जाना, प्रा, अप, सम, अनु, तो ये आपके अनुवाद बनाने में और कई जगह व्याकरण में आपके ये काम आते हैं, संस्कृत को समझने में भी काम आते हैं, ये अर्थ आते हैं तो बहुत अच्छा होता है। फिर इस प्रकार के अपन शब्द बना सकते हैं, उसका अर्थ जान सकते हैं कि कौन सी धातु लगी। धातु का अर्थ आना भी जरूरी है, पट पढ़ना, चल चलना, हंस हंसना, वध बोलना, गम जाना, आगच आना, रुद्र रोना, जी जीतना, नीयन ले जाना, तो वो सारी चीजें धातुएं कहाँ पढ़ी थी हमने? अलग अलग धातुओं के बारे में जाना था कारक में। कारक में जितने भी पढ़े उसमें अलग अलग धातुएं आई थी, कई कौन सी धातु, कई कौन सी धातु, अलग अलग धातुएं आई थी। धन्यवाद।